हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नितेश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन एंड साइकोलॉजी तैयार करवाता हूँ। साथ ही साथ ऑल इंडिया पीएचडी एडमिशन एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज और यूजीसी नेट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स भी आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था 25 नवंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस किया था हम लोगों ने यूजीसी नेट का। अब आज हम लोग 26 नवंबर 2021 के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम्स ऑनलाइन कंडक्ट हो रहे हैं, तो जो क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को याद होते हैं, मेमोरी बेस्ड होते हैं, उसी को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो है एग्जैक्टली हो जाते हैं। तो देखेंगे हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपके पूछे जा रहे हैं आईसीटी एब्रीविएशंस हैं और एसडीजी एमडीजी से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शिफ्ट 1 में, वो था एसडीजी रैंकिंग ऑफ इंडिया। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर मैंने वीडियो भी बना रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ईवीएस वाले टॉपिक में पूछा गया था इंडिया की जो लेटेस्ट रैंकिंग है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, वो क्या है। तो आंसर है इसका 120, यानी कि एसडीजी इंडेक्स रैंक जो इंडिया का है 120 रैंक हो गया है 160 आउट ऑफ 165 में से। ठीक है, यानी कि 120वें नंबर पे पहुंच गया है इंडिया, और ये लगातार डिग्रेड हो रही है इस समय इंडिया की रैंकिंग। ठीक है, और अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ गोल्स कितने हैं एसडीजी के, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 17 गोल्स हैं टोटल। 17 लक्ष्यों को डिसाइड किया गया है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो देखिए क्या है, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और ग्लोबल गोल्स आर अ कलेक्शन ऑफ 17 इंटरलिंक्ड ग्लोबल गोल्स डिजाइन टू बी अ ब्लूप्रिंट टू अचीव अ बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वो गोल हैं या जो जिसे निर्धारित किया गया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा। इसमें क्या है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, अभी भी जो हमारे पास रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, उसको हम इस तरीके से यूज़ करें कि हम भी यूज़ कर सकें और हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन जो है उसके लिए भी हम इन रिसोर्सेज को संरक्षित कर सकें, ताकि वो भी इन रिसोर्सेज का यूज़ कर सकें। अगर हम लोग बिना किसी चिंता किए रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे तो ये एक ना एक दिन जल्दी फटाफट ख़त्म हो जाएंगे और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो इसका लाभ नहीं उठा पाएगी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन्हीं सारी चीज़ों का जो है कि ख्याल रखते हुए बनाया गया है। इसमें 17 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। ये शिफ्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया था कि एसडीजी में कितने गोलों को निर्धारित किया गया है, गोल्स को निर्धारित किया गया है। देखिए, एसडीजी कब आया था। द एसडीजी वर सेटअप इन 2015 बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। 2015 में इसे लाया गया था। इससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल चल रहा था, जिसमें 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। और इसके जो जितने भी गोल हैं, 17 लक्ष्य जितने भी हैं, उसको 2030 तक अचीव करने की बात कही गई है। ठीक है, तो इसे एजेंडा 2030 भी बोलते हैं हम लोग। अब आगे अगर हम बात करें तो द एसडीजी वर डेवलप्ड इन द पोस्ट 2015 डेवलप्ड एजेंडा एज द फ्यूचर ग्लोबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क टू सक्सीड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स विच एंडेड इन 2015। यानी एमडीजी जो है कि तो 2015 में समाप्त हुआ था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, और उसी के जस्ट बाद एसडीजी स्टार्ट हुआ था, इसीलिए इसे सक्सेसर बोला जाता है एमडीजी का। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जैसा कि दिखा है। अब मान लीजिए नेक्स्ट पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोल नंबर 1 किसको डिनोट करता है, तो नो पॉवर्टी है, 2 के 0 हंगर है, गोल नंबर 3 गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग है, 4 है क्वालिटी एजुकेशन है। तो इस तरीके से मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक भी अपने प्लेलिस्ट में डाल रखी है, इस पर जो वीडियो बनाया है, तो उससे आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, व्हाट इज़ मूक इट। जैसे मूक है, मूक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मूक का फुल फॉर्म है, शॉर्ट टर्म है। वैसे ही मूक इट पूछा गया था कि मूक इट क्या है। तो देखिए, मूक इट क्या है। मूक इट इज एन ओपन सोर्स मूक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज को मैनेज करने का मूक इट क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसे डिज़ाइन किया गया है, डेवलप किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मूक इट किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो आईआईटी कानपुर के द्वारा डेवलप किया गया है। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स का मतलब फ्री हैंडेड है, फ्री है ना, फ्री सॉफ्टवेयर है, इसे सब लोग एक्सेस कर सकते हैं। MOOC is a system that instructors, learners, and system administrators find easy to work with, designed for internet novices. ठीक है, इट्स यूनिक आर्किटेक्चर मेक्स इट्स हाईली कस्टमाइज एंड कॉस्ट इफेक्टिव एट एनी स्केल। तो मूक इट का फुल फॉर्म क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, आईआईटी कानपुर के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेब ब्राउज़र पूछा गया था। वेब ब्राउज़र से रिलेटेड क्वेश्चन था। वेब ब्राउज़र क्या होता है, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, अब वेब ब्राउज़र
commonly referred to as a browser is application software for accessing the world wide web। यानी कि www यानी वर्ल्ड वाइड वेब वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउज़र कहते हैं। व्हेन अ यूज़र रिक्वेस्ट अ वेब पेज फ्रॉम अ पर्टिकुलर वेबसाइट द वेब ब्राउज़र रिट्राइव्स द नेसेसरी कंटेंट फ्रॉम अ वेब सर्वर एंड देन डिस्प्लेज द पेज ऑन यूजर्स डिवाइस। जब हमें कोई भी वेबसाइट पर या किसी भी लिंक पे जाना होता है, जैसे मान लीजिए आपको गूगल खोलना है या किसी भी वेबसाइट पे जाना है, जैसे यूजीसी की वेबसाइट पे जाना है तो आप टाइप करते हैं www.ugc.net या .nic.in। तो ये कहाँ पर जाकर करते हैं, ये वेब ब्राउज़र में, चाहे आप गूगल क्रोम पर जाकर करते हैं, चाहे आप मोबाइल के इंटरनेट ब्राउज़र से डाउनलोड करते हैं जाकर ओपन करते हैं, चाहे मोजिला फायरफॉक्स से करते हैं। तो ये सारे जो है ब्राउज़र हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके एग्जांपल क्या है, मान लीजिए नेक्स्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वेब ब्राउज़र के एग्जांपल बताइए, या मैचिंग के लिए पूछा जा सकता है। तो जो एग्जांपल क्या है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है आपका, ठीक है, द वर्ल्ड है, ओपेरा मिनी है ना, इस तरीके से मोजिला फायरफॉक्स है आपका और गूगल क्रोम है। तो ये सारे क्या हैं, वेब ब्राउज़र के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था ब्लॉग क्या होता है, व्हाट इज़ ब्लॉग। देखिए अगर हम ब्लॉग को मैं सिंपल टर्म में आपको बताऊं तो ब्लॉग क्या है, ब्लॉग जैसे पहले के ज़माने में हम लोग डायरी लिखते थे, वो ऑफलाइन होती थी और डायरी में डेली नोट हम लोग लिखते थे अपना, डेली के इवेंट्स, डेली की घटनाएं। तो वैसे ही जब अब डिजिटलाइजेशन का युग आ गया है और डिजिटल एरा में हम लोग जो है डायरी लिखने का तरीका भी बदल गया है। तो डायरी का काम अब कौन करता है, ये करता है ब्लॉग, जिसका पूरा नाम है वेब लॉग, क्योंकि हम लोग वेब पे ये सारे काम करते हैं इसलिए इसको बोलते हैं वेब लॉग। तो वेब ब्लॉग या ब्लॉग क्या है, ब्लॉग कई टाइप का होता है, इसमें हम लोग कई कंटेंट डाल सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, लेख, आर्टिकल्स, सारी चीज़ें डालते हैं। ब्लॉग जो है बिजनेस पर्पज़ से भी होता है, मान लीजिए कॉमर्शियल पर्पज़ से है, पर्सनल यूज़ से भी होता है। तो ब्लॉग के कई यूजेस हैं, यानी एक तरीके का हमारा डेली डायरी रूटीन समझ लीजिए। अब ब्लॉग का इमरजेंस कहाँ से हुआ, मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो द टर्म वी ब्लॉग वॉज कॉइंड बाय जॉन बर्गर। जॉन बर्गर ने सबसे पहले वेब ब्लॉग टर्म को डिफाइन किया था, कब, दिसंबर 17, 1997 में। उसके बाद द शॉर्ट फॉर्म ब्लॉग, लेकिन जो हम अब देखिए जो चलन में है वो है केवल ब्लॉग। जो ब्लॉग टर्म है वो किसने दिया था, पीटर मैरहोल्स ने, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, शॉर्टली देयर आफ्टर इवान विलियम्स एट पायरा लैब्स यूज्ड ब्लॉग एज बोथ अ नाउन एंड वर्ब। उसके बाद पायरा लैब्स ने जो है कि जो है ब्लॉगर प्रोडक्ट यानी कि ब्लॉग इसको ज़्यादा पॉपुलर कर दिया, यानी कि एंड डिवाइस द टर्म ब्लॉगर। पायरा लैब्स ने ब्लॉगर टर्म्स को डिराइव किया, यानी कि ब्लॉगर अगर पूछा जाएगा तो पायरा लैब्स, ठीक है, और वेब ब्लॉग पूछा जाएगा तो जॉन बर्गर, ठीक है। उसके बाद अगर ब्लॉग पूछा जाएगा तो पीटर मैरहोल्स ने कॉइन किया था इस टर्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था मैक का फुल फॉर्म। तो मैक का फुल फॉर्म क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। मैक का फुल फॉर्म क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एक्सेस। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, इसमें क्या है, देखिए मैक एड्रेस होता क्या है, जब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि आईएसपी जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है, यहाँ आईएसपी हमें आईपी की मदद से इंटरनेट प्रदान करता है, ठीक है। पर जब भी हम मॉडेम या राउटर में इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तब सभी डिवाइस का आईपी एड्रेस जो आईएसपी ने प्रदान किया था वह सेम होता है। यानी जब इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो मॉडेम जो होता है डिवाइस का आईपी एड्रेस जो आईएसपी प्रदान करता है वो सेम होता है, यानी आईएसपी जो भी आईपी एड्रेस देता है वो सारा सेम होता है। तो ऐसे में क्या होता है, राउटर या मॉडेम के कनेक्शन के लिए सभी डिवाइस में एक मैक एड्रेस होता है, यानी कि आईपी जब हमें मिलता है मैक क्या बोलते हैं कि आईपी एड्रेस जो मिलता है वो सेम होता है। उसके बाद जो है कनेक्शन के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक मैक एड्रेस होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है हर डिवाइस में, जिसे मैक एड्रेस कहा जाता है। अब मैक एड्रेस किसी भी डिवाइस की एक आइडेंटिटी होती है, यानी हर डिवाइस को एक मैक एड्रेस दे दिया जाता है। जब आप अपना मोबाइल जब आप चेक करेंगे तो वाईफाई वाले सेक्शन में जाएंगे, एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ देखिएगा आपके मोबाइल का मैक एड्रेस पड़ा होगा। तो ये आपके डिवाइस की एक आइडेंटिटी होती है जिसे बदला नहीं जा सकता। हालांकि आज मैक स्पूफिंग करके मैक एड्रेस भी लोग बदलने लगे हैं, ये तो सारी थेफ्टिंग की बात हो गई। मैक एड्रेस का उपयोग डिवाइस में सिक्योर कनेक्शन स्थापित करने और अनवांटेड नेटवर्क एक्सेस से बचने के लिए किया जाता है। यानी क्यों किया जाता है, डिवाइस एंड में सिक्योर कनेक्शन स्थापित करने के लिए और अनवांटेड नेटवर्क एक्सेस से बचने के लिए किया जाता है। मैक एड्रेस को डिवाइस का फिजिकल एड्रेस या हार्डवेयर एड्रेस भी कहा जाता है। मैक एड्रेस ग्लोबली यूनिक होता है, ठीक है। अगर इंग्लिश वर्जन की बात करें तो इंग्लिश वर्जन ये है, किसी को इंग्लिश में हिंदी में समझने में कठिनाई है तो वो इंग्लिश वर्जन भी देख सकता है। मैक एड्रेस इज अ यूनिक आइडेंटिफायर असाइंड टू अ नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर फॉर यूज एज अ नेटवर्क एड्रेस इन कम्युनिकेशन विद इन अ नेटवर्क सेगमेंट, ठीक है। दिस यूज इज कॉमन इन मोस्ट
802 नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जो मैक एड्रेस है वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, तो IEEE 802 नेटवर्क टेक्नोलॉजी, जिसमें इंक्लूडिंग ईथरनेट, वाईफाई एंड ब्लूटूथ ये सारे आते हैं, उसको यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, व्हाट इज नॉक्स प्लेयर यूज्ड फॉर। नॉक्स प्लेयर किस लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो नॉक्स प्लेयर देखिए क्या होता है, नॉक्स ऐप प्लेयर द बेस्ट एंड्रॉयड एमुलेटर लीडिंग इन टेक्नोलॉजी एंड परफॉर्मेंस, अ फ्री टूल फॉर यूजर्स टू एंजॉय द न्यूमरस एंड्रॉयड गेम्स एंड एप्स फ्रॉम द डेस्कटॉप सीरीज। यानी सिंपल सी बात है, अभी तक हम लोग जो है एंड्रॉयड को विंडोज़ या लैपटॉप या डेस्कटॉप में यूज़ नहीं कर सकते एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर को, लेकिन नॉक्स प्लेयर क्या है, ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है कि आप एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर्स को, एंड्रॉयड को लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप में भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो नॉक्स प्लेयर इसलिए यूज़ होता है सिंपल सी लैंग्वेज में। फ्री एंड्रॉयड एमुलेटर डेडिकेटेड टू ब्रिंग द बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर यूजर्स टू प्ले एंड्रॉयड गेम्स एंड एप्स ऑन PC एंड मैक, देखिए लिखा है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि NEP 2020 में वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात है मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। NEP 2020 में वोकेशनल एजुकेशन को लेकर ये बात की गई है कि 50% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स टू हैव वोकेशनल एजुकेशन, यानी द NEP स्टेट्स दैट एटलीस्ट 50% ऑफ लर्नर्स गोइंग थ्रू द स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम शैल हैव एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन। यानी NEP ये कहता है कि स्कूल और कॉलेज जाने वाले कम से कम 50% बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन देना मस्ट है, ज़रूरी है, ऐसा बात NEP 2020 में कहा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, विच प्रोग्राम इज़ अबंडन फर्दर अकॉर्डिंग टू NEP 2020, यानी NEP 2020 में किस प्रोग्राम को अब आगे कंडक्ट नहीं किया जाएगा, अब उसको बंद कर दिया गया है। तो वन ऑफ द मेजर चेंज इंट्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाज द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द MPhil प्रोग्राम मास्टर ऑफ फिलॉसफी अक्रॉस इंडिया। यानी अब पूरे भारतवर्ष में पहले जो आपका MPhil प्रोग्राम होता था, मास्टर ऑफ फिलॉसफी होती थी, अब उसको बंद कर दिया गया है उस प्रोग्राम को, अब ये प्रोग्राम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, यानी MPhil को टोटली समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद क्या है, इंस्टीट्यूट एम्फेसिस हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन अ 4-year बैचलर्स डिग्री अंडर ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंटेंसिव मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट। इसकी जगह क्या कहा गया है कि अब एक इंटीग्रेटेड कोर्स होगा 4 ईयर का, जिसे 4-year बैचलर डिग्री कोर्स या इंटीग्रेटेड कोर्स कहा जाएगा, जो UG होगा, साथ ही साथ मास्टर डिग्री जो PG होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, व्हाट इज सार्थक, ठीक है। सार्थक क्या है, तो सार्थक क्या है, अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बात करेंगे तो ये कहेंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने के लिए, सब अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए जो योजना बनाई गई है वो सार्थक के अंतर्गत आती है, ठीक है। यानी सार्थक के थ्रू इसे जल्द से जल्द अप्लाई करने की बात की गई है, किसे, NEP 2020 को। अब देखिए क्या है, ऑन April 8, 2021 यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक लॉन्च्ड अ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर स्कूल एजुकेशन कॉल्ड स्टूडेंट्स एंड, क्या नाम था, कॉल्ड स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, सार्थक। यानी कि एक तरीके से सार्थक का फुल टर्म भी पूछा जा सकता है, तो क्या है, स्कूल एजुकेशन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, जिसे सार्थक कहा गया। अच्छा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सार्थक कब लॉन्च हुआ, तो 8 अप्रैल 2021 को इसकी घोषणा हुई। उस समय मिनिस्टर कौन था, शिक्षा मंत्री कौन था, तो रमेश पोखरियाल निशंक के हाथ में था, यानी कि वो मिनिस्टर थे, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर थे, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। इसका मतलब क्या था, सार्थक क्यों लॉन्च किया था उन्होंने, इट विल हेल्प इन अचीविंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, उसमें हेल्प करने के लिए ही इस सार्थक प्रोग्राम को इन्होंने लॉन्च किया था। यानी कि अब देखिए, सार्थक प्रोग्राम को डेवलप किसके द्वारा किया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, इट हैज़ बीन रिलीज्ड एज अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन लीडिंग टू अमृत महोत्सव ऑन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इस अमृत महोत्सव जो आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां चल रहा था स्वतंत्रता का, उसके उपलक्ष्य में भी इसका भी एक ये पार्ट है सार्थक। आगे अगर हम बात करें, इट इज़ द प्लान ऑफ एक्शन एंड आउटलाइंस इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। रमेश पोखरियाल ऑल्सो चेयर्ड अ हाई लेवल मीटिंग, ठीक है। की पॉइंट्स क्या है इसके, अगर हम बात करें
तो अ टीचर्स टेस्ट शिक्षक पर्व वाज ऑर्गेनाइज्ड इन सितंबर 2020 फॉर डिस्कसिंग रिकमेंडेशन ऑफ NEP 2020। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आने वाले एग्जाम में कि सितंबर 2020 में कौन सा पर्व आयोजित किया गया था शिक्षकों का, तो शिक्षक पर्व, या किस मंथ में आयोजित किया गया था, ये क्वेश्चन बन सकता है। आगे अगर हम बात करें NEP विद 297 टास्क अलॉन्ग विद रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज टाइमलाइन एंड 304 आउटपुट्स ऑफ दिस टास्क। तो इस तरीके से क्या है, सार्थक के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, बाकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था इनफ्लिबनेट क्या है, इनफ्लिबनेट। तो इनफ्लिबनेट देखिए क्या है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म पूछा गया है शायद। तो इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म है इनफ्लिबनेट का, इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ये है क्या, इनफ्लिब सेंटर इज़ एन ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ द UGC ऑफ इंडिया, यानी ये UGC की एक बॉडी है जो ऑटोनोमस है, ठीक है। इट इज़ अ मेजर नेशनल प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय UGC इन मार्च 1991 विच इट्स हेडक्वार्टर्स एट गुजरात यूनिवर्सिटी कैंपस अहमदाबाद। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, इनफ्लिबनेट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो गुजरात यूनिवर्सिटी कैंपस अहमदाबाद में इसका हेडक्वार्टर है। ये मार्च 1991 में इनिशिएट किया गया था, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, इनिशियली स्टार्टेड एज अ प्रोजेक्ट अंडर द IUCA, इट बिकेम एन इंडिपेंडेंट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर इन जून 1996। अब एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि इनफ्लिबनेट कब इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर बना, तो जून 1996 में, ठीक है। तो ये इनफ्लिबनेट के बारे में पूछा गया था और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको इसके बारे में बता दी। और इस पर मैंने एक पूरी सारी योजनाएं जितनी भी हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चालू किया गया है UGC का, इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया, तो हायर एजुकेशन प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था स्वयं प्रभा, और स्वयं के बारे में क्या है, क्या वो क्यों इसमें जो स्वयं प्रभा है वो क्या है। तो देखिए जो स्वयं प्रभा है वो क्या है, स्वयं प्रभा जो है 32 डायरेक्ट टू होम टेलीविज़न एजुकेशन चैनल का एक पोर्टल है। अब उसमें और भी चैनल ऐड हुए हैं, अब लगभग 34 हो गए हैं जहाँ तक। तो ट्रांसलेशन इसमें क्या है, देखिए स्वयं का सबसे पहले फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो स्वयं का फुल फॉर्म जो है देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। साथ ही साथ इसको लॉन्च कब किया गया था, 9 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। क्यों लॉन्च किया गया था, डेवलपमेंट टू प्रोवाइड वन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म एंड पोर्टल फॉर ऑनलाइन कोर्सेज। मतलब एक ही जगह पर सारे ऑनलाइन कोर्सेज को एक ही पोर्टल से कंडक्ट करने के लिए इसे लॉन्च किया गया था, यानी सब लोग एक ही पोर्टल से इसका लाभ ले सकें। आगे देखिए क्या है, दिस विल इनेबल स्टूडेंट्स टू डू पार्ट ऑफ देयर कोर्सेज थ्रू मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज एंड पार्ट इन वेरियस कॉलेजेस। यानी कि इस पोर्टल पे मूक के थ्रू लोग अपने कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते थे, ठीक है। यानी कि एकेडमिक्स फॉर हंड्रेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व इन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स थ्रू स्वयं इन ऑलमोस्ट ऑल डिसिप्लिन्स। स्वयं प्रभा क्या है, देखिए स्वयं प्रभा के बारे में बात करें तो ये 32 हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल इसमें हैं जो कि 24/7 जो है चलते रहते हैं। अब चैनल इंक्रीज़ हो गए हैं, शायद 2 चैनल और भी ऐड कर दिए गए हैं। जब ये लॉन्च किया गया था तब की बात मैं बता रहा हूँ। द TTH चैनल, इसमें जो सैटेलाइट यूज़ किया गया है ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है आगे। GSAT-15 सैटेलाइट का यूज़ किया गया है टेलीकास्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये स्वयं प्रभा से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट पूछा गया था FTP रिलेटेड क्वेश्चन। FTP का फुल फॉर्म क्या है, तो FTP का फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यह क्या इज ए स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ कंप्यूटर फाइल्स फ्रॉम अ सर्वर टू अ क्लाइंट ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कि फ़ाइल को ट्रांसफ़र करने का प्रोटोकॉल है जिससे सर्वर से क्लाइंट तक पहुंचाया जा सकता है। FTP इज बिल्ट ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल, ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पे बिल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है आगे आपका CBCS पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में फिर से कि CBCS का फुल फॉर्म क्या है, तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये है क्या, इज़ एन एजुकेशनल मॉडल दैट ऑफर्स स्टूडेंट टू ऑप्ट फॉर कोर्सेज एंड सब्जेक्ट फॉर देयर चॉइस कोर इलेक्टिव कोर्सेज ओपन और ग्लोबल इलेक्टिव एंड स्किल बेस्ड कोर्सेज। यानी कि इसमें क्रेडिट दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंग चॉइस कर सकते हैं सब्जेक्ट को, कोर्स को, स्किल्स को, ठीक है, इलेक्टिव कोर्सेज को, जो भी कुछ है। और इसमें जो है CBS ग्रेडिंग पैटर्न इज बेस्ड ऑन अर्न क्रेडिट्स एवरी सेमेस्टर। हर साल जो है कि स्टूडेंट्स को क्रेडिट अर्न करने होते हैं। टोटल एक कोर्स के टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स होते हैं जो 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। अगर 4 सेमेस्टर का पेपर है, अगर 8 सेमेस्टर हैं तो 8 पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, हाउ मैनी कैरेक्टर्स इन ASCII कोड्स।
एस्काई कोड्स में कितने करेक्टर होते हैं, या फिर ये पूछा गया हो कि एस्काई का फुल फॉर्म क्या है, तो दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर दे रखी हैं। देखिए, एस्काई का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सबसे पहले एस्काई का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। आगे क्या है, एस्काई इज अ 7-बिट कोड। 1 बिट यानी बाइनरी डिजिट, 1 बिट का मतलब 0 या 1 होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, और बाइट का मतलब होता है 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। और 1 निबल इक्वल टू 4 बिट होता है। तो एस्काई इज अ 7-बिट कोड इज अ सिंगल स्विच दैट कैन बी ऑन और ऑफ, 0 और 1, यानी कि ऑन ऑफ का मतलब 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टर सेट्स यूज टुडे इन द यूएस आर जनरली 8-बिट सेट्स। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है, एस्काई जब स्टार्ट हुआ था तो 7-बिट कोड था। अब जो है कि टुडे जो यूएस यूज़ कर रहा है 8-बिट सेट्स, यानी कि 8-बिट सेट में 256 डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे ये पूछा गया था नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन एस्काई कोड। तो अगर अब आज के समय के हिसाब से लेंगे तो 8 बिट का मतलब 2 to the power 8, दैट इज़ 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128, 2 जा 256 कैरेक्टर। यानी कि अगर इस समय के हिसाब से पूछा गया हो तो गया होगा तो 256 कैरेक्टर्स होंगे 2 to the power 8, और शुरुआत में पूछा गया होगा तो 128 कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और 8 बिट्स आर कॉल्ड अ बाइट, ये मैंने आपको बता ही दिया शुरुआत में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था विच इज़ द लीस्ट रेशियो। तो लीस्ट रेशियो इसमें मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है। 0.62 देखिए जो है लीस्ट रेशियो है, यानी ऑप्शन नंबर बी 5/8 इसका सही आंसर होगा। लीस्ट रेशियो क्या है, 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन था नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि 168, 175, 182 यहाँ पर गैप है, और 266। हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन 182 एंड 266 के बीच में कितने नंबर हैं टोटल। तो अगर इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए क्या है, अगर हम दोनों के बीच में गैप देखेंगे तो 7 का है, इसके बीच में भी गैप 7 का है, यानी ये 7 के डिफरेंस हैं दोनों नंबर के बीच। यानी 182 से 266 के बीच में 7 के डिफरेंस पे कितने नंबर लाई करेंगे। तो अगर हम बात करें तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले 266 में से 182 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 4, और 16 में से 8 गया 8, यानी कि 1 में से 1 गया 0, यानी ये आ गया आपका 84। अब 84 क्योंकि डिफरेंस 7 का है तो टोटल नंबर्स हमने यहाँ पे निकाले हैं 84 नंबर्स हैं। अब 7 के डिफरेंस पे कितने नंबर होंगे, तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ गया 12, यानी कि 12 नंबर्स जो हैं कि इसके बीच में लाई कर रहे हैं। तो अगर इसका एक फार्मूला होता है n+1 करके, कुछ जो भी आता है 12+1 कर देते हैं। अब देखिए यूजीसी नेट इसका आंसर क्या देता है, 12 देता है या 13 देता है, वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी 13 नंबर्स ऑप्शन ए में मैच कर रहा है, तो ये होना चाहिए। बाकी देखिए क्या आंसर देता है यूजीसी नेट, और आप लोगों को भी अगर पता है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था आर्टिकल 48 से रिलेटेड कि आर्टिकल 48 क्या कहता है। तो आर्टिकल 48 जो है वाज इंसर्टेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 48A को जोड़ा गया है। ये ईवीएस का क्वेश्चन है, ईवीएस पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 48 को जोड़ा गया है। ये कहता क्या है, इट डायरेक्ट्स द स्टेट टू एंडिवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड एंड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। यानी कि ये राज्य को निर्देशित करता है कि ये राज्य के वातावरण को, जंगलों को, वाइल्ड लाइफ को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, सेफ्टी का ख्याल रखे। आर्टिकल 48 प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। साथ ही साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको ये देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपका आर्टिकल 41A क्या है। तो आर्टिकल 51A जी क्या है, ये पूछा जा सकता है आगे। तो आर्टिकल 51A कॉन्स्टिट्यूट्स द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ अ सिटीजन, यानी कि आर्टिकल 51A जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ है सिटीजन का। इसमें क्या है, क्या कहता है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, यानी कि जो भी हमारी प्रकृति है उसका संरक्षण करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ है। इट वॉज इंसर्टेड इन 1976, 1976 में से इंसर्ट किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था आर्ग्यूमेंट फ्रॉम फैलेसी। तो सबसे पहले देखिए फैलेसी होता क्या है। फैलेसी की बात करें तो फैलेसी एक तरीके का युक्ति दोष या अशुद्धता का प्रतिरूप है। युक्ति दोष इसमें होता क्या है,
इसमें जो वक्ता होता है वो जानबूझ के अपने निष्कर्ष को सही सिद्ध करता है, मतलब कि उसकी निष्कर्ष गलत है, उसे पता है कि निष्कर्ष रॉन्ग है, फिर भी वो अपने निष्कर्ष को अपनी चालों से या किसी झूठ मूठ की बातों से जो है जानबूझकर उसको सही करने की कोशिश करता है, जिसे हम लोग इसकी भाषा में बोलते हैं मिथ्या हेतु। क्या बोलते हैं? मिथ्या हेतु बोलते हैं। तो अपनी बात को तो उसको तो उसमें क्या होता है, इसी को हम लोग कहते हैं फैलेसी। यानी कि अगर कोई भी फैलेसी दुर्घटनावश होती है तो इसे फैलेसी कहेंगे। अगर कोई भी चीज़ त्रुटि होती है, तो अगर बाई चांस होती है तो फैलेसी, और जानबूझ के माफ़ कीजिएगा, बाई चांस होती है तो उसे एरर कहते हैं, और जानबूझ के किया गया तो वो युक्ति दोष हो जाता है। तो देखिए डेफिनेशन यहाँ पर लिख रखी है, उसको मैंने हिंदी में बता दी आपको। एग्जाम्पल की बात करें तो योर आर्ग्यूमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज फाल्सियस, देयर फॉर गॉड इज़ नॉट रियल। यानी कोई कहता है भगवान है और वास्तविकता में सच में भगवान दिखते नहीं हैं, यानी कि यहाँ पर और जो है फैलेसी कहीं ना कहीं संबंधित है, प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट से, जिसमें क्या होता है डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स। तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स से डिडक्शन मेथड क्या है, अगर हम बात करें तो इसमें हम रूल टू एग्जाम्पल की ओर जाते हैं, रूल टू जनरल की ओर जाते हैं, नियम से सामान्यीकरण की ओर जाते हैं डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में, और आगमन में इंडक्टिव में क्या है, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। तो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स ट्राई टू प्रूव देयर कंक्लूजन विद रिगोरस इनएस्केपेबल लॉजिक। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, सोक्रेट्स इज़ ह्यूमन देयरफॉर सोक्रेट्स इज मॉर्टल, यानी कि ये क्या है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज अ रिसर्च कंडक्टेड फॉर अ प्रॉब्लम दैट हैज़ नॉट बीन क्लियरली डिफाइंड। यानी कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च तब हम लोग अप्लाई करते हैं जहाँ पर प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन नहीं होता है। इट ऑफन अकर्स बिफोर वी नो इनफ टू मेक कॉन्सेप्चुअल डिस्टिंक्शन और पॉजिट एन एक्सप्लोरेटरी रिलेशनशिप। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हेल्प्स डिटरमाइन द बेस्ट रिसर्च डिज़ाइन, डेटा कलेक्शन मेथड एंड सेलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था ग्लोबल विंड एनर्जी कैपेसिटी। फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा जा रहा है। ईवीएस के कुछ टॉपिक जो हैं बार बार पूछे जा रहे हैं, तो उसको प्लीज़ पढ़ते रहिए। अभी डिस्कस करेंगे क्या क्या पूछा जा रहा है बार बार, कि सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी कैपेसिटी किस कंट्री की है। तो ऑर्डर है, सबसे पहले चाइना है, फिर यूएस, चाइना का 34.03% है, यूएस जो है आपका 17.1%, फिर 10.39% जर्मनी है। इस तरीके से टॉप 10 कंट्रीज़ यहाँ पर दे रखी हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, आपका परसेंटेज है, डीआई इजी था, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, एमडीजी एसडीजी पूरा रट डालिए, साथ ही साथ जो भी विंड एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से सारे टॉपिक्स को आप लोग पढ़ते रहिए। साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो यहाँ पर सारी प्लेलिस्ट में सारे कंटेंट पड़े हुए हैं, जैसे न्यू जॉब्स वैकेंसीज़ के लिए हैं, एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है कंटेंट के साथ। यहाँ यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन पड़े हुए हैं। साथ ही साथ बात करें यहाँ पर पीजीटी एजुकेशन, नेट साइकोलॉजी, नेट एजुकेशन के प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, हायर एजुकेशन की पड़ी हुई हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, तो सारी प्लेलिस्ट यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो आप लोग जाकर यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट हैं। तो आशा करता हूँ आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ।